नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के एक नए टॉपिक को जानेंगे जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तात्पर्य भारतीय संविधान में उन सिद्धांतों या आदेशों से है जो राज्य की नीति का निर्देशन करते हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए। अर्थात ये तत्व किसी भी राज्य सरकार का मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं और संविधान में इनका समावेश एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया है। किसी राज्य में चाहे किसी भी दल की सरकार बने, किंतु वह संविधान में लिखित इन तत्वों के आधार पर ही अपना शासन चलाती है। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के प्रशासन को एक दृढ़ शक्ति प्रदान करते हैं। सबसे पहले इन तत्वों को आयरलैंड के संविधान में लागू किया गया था। बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करके भारतीय संविधान में शामिल किया है। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान का हिस्सा हैं। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। अर्थात कोई भी राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। इनको लागू करने अथवा न करने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार इन्हें लागू करवाने के लिए किसी भी राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकती। ये मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं जिनको लागू करके राज्य कुछ ऐसे कार्य कर सकें जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हों। अर्थात इन तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य केवल एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हम सुविधा के लिए राज्यों के कर्तव्यों अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला समाजवादी तत्व, दूसरा गांधीवादी तत्व और तीसरा उदारवादी तत्व। तो आइए अब नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 39 काफी विस्तृत है। इसमें राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी तरह की सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जा सके। इसके अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेंगे कि पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो और पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। आपको बता दें, आर्टिकल 39 आर्टिकल 14 का पूरक माना जाता है। अनुच्छेद 39 के इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने को कहा गया है। सभी राज्य अपने नागरिकों के लिए समान न्याय की व्यवस्था करेंगे और ऐसे व्यक्ति जो विधिक सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आपको बता दें, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान मूल संविधान में किया गया था, लेकिन इनके प्रशासन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में दिया गया था। आइए अब देखें अनुच्छेद 41।
इसमें कुछ दशाओं जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 इसमें काम करने की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाने एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 43। इसमें कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाने एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 44। यह अनुच्छेद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और पिछली कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जा चुका है। इस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य गोवा है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 45। इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 45 में यह वर्णित किया गया है कि राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसी के द्वारा अनुच्छेद 21 क और 51 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार और उनके माता पिता के कर्तव्य के रूप में रखा गया है। अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने के लिए प्रावधान किया गया है। अर्थात राज्य सरकारें SC, ST एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शिक्षा और अर्थ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेंगी। अनुच्छेद 47 इसमें पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें विशेष रूप से मद्यपान निषेध शामिल किया गया है। अर्थात राज्य सरकारें अपने नागरिकों के पोषण स्तर को सुधारेंगी और राज्य में मद्यपान पर रोक लगाने का प्रयास करेंगी। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान किया गया है। अर्थात राज्य सरकारें कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। अनुच्छेद 48 क इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 49। इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात राज्य सरकारें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण को बढ़ावा देंगी। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित किया गया है। अर्थात राज्य सरकारें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेंगी। आइए अब देखते हैं नीति निदेशक तत्वों का अंतिम अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 51। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास किया गया है। इस अनुच्छेद में यह अपेक्षा की गई है कि सभी राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेंगी। अर्थात इसी अनुच्छेद को भारत की विदेश नीति का उपागम माना गया है। अर्थात भारत की विदेश नीति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।